अगर पढ़ाई करना आसान होता तो हर घर में डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर और अधिकारी होते, क्योंकि पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है और बाकी सब कामों में मन अपने आप ही लग जाता है। तो ध्यान को केंद्रित कीजिए, पढ़ाई पर मन लगाइए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक नंबर से जब व्यक्ति रहता है ना, तो दुख सबसे ज्यादा उसी को होता है। बाकी पीछे वाले और आगे वाले को कोई दुख नहीं होता है। जो टॉप आता है उसको तो सभी लोग याद करते हैं क्योंकि वो टॉप आया है। बाकी जो है, अगर मान लीजिए फर्स्ट आना है और एक नंबर कम रह गया तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम? सेकंड में पहुंच जाएंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपके लिए कक्षा 10 यूपी बोर्ड का अनसॉर्ट पेपर 2025, सेट नंबर 3 2025 822 BX। और पहले जो सेट 1 नंबर और सेट 2, बाकी जो है प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से आए थे, कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। जो दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा होता क्या है? हम सब जानते हैं कि tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो दिया है 3/4, तो लंब और बटे में आधार। लंब है 3 और आधार कितना है? 4। तो cos थीटा लिखते हैं। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सबसे पहले आधार है कितना? आधार है हमारे पास 4, तो हमने ऊपर 4 लगा दिया। कर्ण कितना आएगा? 3 और 4 लंब और आधार है, तो कर्ण अपने आप कितना आएगा? 5 आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया? 4/5। तो कौन सा है 4/5 आंसर? ए वाला सही है। और आपको मान लीजिए कर्ण निकालना है, तो सूत्र हम जानते हैं, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर लंब है हमारे पास कितना? 3, 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 4, 4 का वर्ग। कर्ण बराबर 3 का वर्ग 3 तिया 9 प्लस 4 का वर्ग 16, और 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 25। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो cos थीटा है हमारे पास आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5, तो 4/5 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और ऐसी वीडियो प्राप्त होते जाए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। का एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले पासे पर अंक कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ये तो हमारे पास हो गए पासे पर 6 संभावनाएं। तो जिसे लिखते हैं हम SP। कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 6। अब यहाँ बात कर रहा है सम संख्या की। सम संख्या कौन कौन सी होती है? सम संख्या होती है 2 4 और 6। ये सम संख्या है, यानी अनुकूल संभावनाएं कितनी है? SE बराबर 3। हमें क्या चाहिए? प्रायिकता। हम सब जानते हैं प्रायिकता PE बराबर होता है कम वाला मान, यानी अनुकूल संभावनाएं SE ऊपर और कुल संभावनाएं SP नीचे। ऊपर लिखेंगे SE कितना है? 3 और नीचे SP कितना है? 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में? 1/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा 1/2 बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, इसी प्रकार अगर विषम संख्याएं अगर हैं तब भी 1/2 ही आंसर आएगा। सम संख्या के आने की प्रायिकता भी 1/2, विषम संख्या के आने की प्रायिकता भी 1/2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य वर्ग ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, माध्यक ज्ञात नहीं करना है, माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। माध्यक के लिए क्या होता है? माध्यक वर्ग के लिए संचयी बारंबारता बनती है। तो संचयी बारंबारता हम यही बना देते हैं आपके लिए। देखिए संचयी बारंबारता को हम लिखते हैं CF। अब देखिए क्या होती है। पहला वाला तो ऐसे लिख देंगे 7, ये अगले में जुड़ेगा 7 जुड़ेगा 8 में, 8 7 15, 15 जुड़ेगा अंदर 15, 15 कितने हो गए? 30, 30 आगे वाले जुड़ेगा 10 में तो कितने हो जाएंगे? 40, 40 आगे जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे? 45। अब जब जोड़ के देख लेते हैं 45 है या नहीं है। देखिए 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 और 15 कितने हो गए? 30, 30 और 10 कितने हो गए? 40, 40 और 5 कितने हो गए? 45। तो n का मान जो आ गया वो कितने आ गया है? 45। और हम निकालते हैं क्या है? n/2। n का मान कितना है? 45 और बटे में 2। तो 45 का आधा कितना होता है? हम सब जानते हैं 22.5 यानी 22.5। काट भी सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दशमलव एक संख्या के आगे 0 लगाया 10 हो गए, 2 पंजे 10। तो इससे बड़ी संख्या संचयी बारंबारता, ध्यान दीजिएगा इसमें CF में बड़ी संख्या, CF में बड़ा मान कह सकते हैं, बड़ी संख्या बड़ा मान।
कौन सा है CF में बड़ा मान? देखिए इससे बड़ा 22.5 से बड़ा, देखो 7 से बड़ा है 15, 15 से बड़ा 30, इससे क्या है 22.5 से बड़ा है 30, और इसका माध्यक वर्ग पे जाना है तो माध्यक वर्ग पे चले जाइए। क्या माध्यक वर्ग दिख रहा है? देखिए 20 से 30, तो कौन सा ऑप्शन है? 10 से 20 नहीं, 30 से 45 नहीं, सी वाला ऑप्शन है 20 से 30। तो ये हमारा जो है डायरेक्ट आप इसमें हल कर सकते हैं। यहीं पर आपको बगैर पूरी सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुविकल्पी 20 नंबर के आते हैं। 20 बहुविकल्पी कम से कम समय में आपके हो जाएंगे, तो आपके पास समय बचेगा कि आप जो 50 प्रश्न है लॉन्ग वाले जो कॉपी पे करने हैं आपको, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग निकालना है। बहुलक वर्ग के लिए हमें कोई सारणी बनानी नहीं पड़ती है, सीधे ये देखना होता है कि बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है। सबसे ज्यादा बारंबारता देखिए कहाँ पर है, सबसे ज्यादा बारंबारता है हमारी 11, और 11 के ऊपर ही हम सीधे देखते हैं, इसे कहलाता है बहुलक वर्ग। कितना है बहुलक वर्ग? 10 से 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 10 से 15 हमारे पास डी ऑप्शन। याद रखिएगा बहुलक वर्ग तब होगा जिसमें बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। ये 2 है, 7 है, 11, 8, 6, इन सब में बारंबारता है 11 सबसे ज्यादा। इसी के बाद में जो बनेगा वो बनेगा बहुलक वर्ग, यानी 10 से 15। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि नया चैनल है तो मैं बार बार कहूंगा, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूं अगर आपको बुरा लग रहा हो। अगर कोई कमेंट्स मतलब कमी दिखे वीडियो में तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं उसमें, ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। कहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है। देखना इनमें से कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। हो सकती है, देखो यहाँ पर क्या 1 है, -1 है, 1/2 है, 1/3 है। आप गैस कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, यानी माइनस में नहीं हो सकता प्रायिकता का मान। तो माइनस में यहाँ कौन सा ऑप्शन दिया है? बी वाला दिया है, -1। ये तो याद रखना है कि प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है, और ये भी याद रखेंगे कि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम मान क्या होगा प्रायिकता का? 1। अगर अंश देखो यहाँ अंश बड़ा है, हर अंश छोटा है, हर बड़ा है, बिल्कुल सही है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, हमेशा सही है। लेकिन कभी प्रायिकता ऐसा नहीं हो सकती कि 3 ऊपर हो जाए 2 नीचे हो जाए, तो ये प्रायिकता नहीं होगी। प्रायिकता में हर का मान हमेशा बड़ा होगा, अंश का मान हमेशा छोटा होगा। क्यों होता है? क्योंकि कुल संभावनाएं जो है वो नीचे आती हैं, अनुकूल संभावनाएं क्या होती है? ऊपर आती हैं। और मैक्सिमम प्रायिकता का मान क्या होगा? 1 होगा, और ऋणात्मक तो कभी हो ही नहीं सकती प्रायिकता, ये भी याद रखना है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। कहा है यदि 3 cot a बराबर 4 है तो 1 - tan स्क्वायर a बटे में 1 + tan स्क्वायर a का मान होगा। चलिए भाई पहले यहाँ से cot tan का मान निकाल लेते हैं। देख कैसे निकालेंगे। यहाँ है हमारे पास में 3 cot a बराबर 4, 3 गुणे में बटे में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा cot a बराबर 4 बटे में 3। या आप लाल बटे कक्का से निकालिए, सीधे हम कॉट को चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं cot थीटा बराबर होता है, cot a बराबर होता है 1 बटे में tan a, क्योंकि हमें tan a का ही मान चाहिए, क्योंकि tan a ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 बटे में tan a बराबर 4 बटे 3। इसे उल्टा कर लेंगे ताकि हमें tan का मान प्राप्त हो जाए। तो उल्टा करेंगे, tan ऊपर tan a बटे में 1 लिखो या ना लिखो, जैसे 1 लिख दिया आपने, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 3 बटे 4। तो कोई बात नहीं भाई, 1 तो होता ही है, तो tan a बराबर कितना हो गया? 3 बटे 4। तो यहाँ 3 बटे 4 लगाएंगे। देखो सारे मान लगाते हैं। देखो ये है 1 माइनस tan a की जगह पर कितना है? 3 बटे 4। तो यहाँ हो जाएगा 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। नीचे है यही चीज 1 प्लस tan का मान लगा दिए 3 बटे 4 का वर्ग। अब यहाँ देखते हैं, ऊपर 1 बटे 1 माइनस 3 का वर्ग 3 तिया 9 बटे में 4 का वर्ग 4 चौक 16। नीचे 1 बटे 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और बटे में 4 का वर्ग 16। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। देखिए ऊपर ऊपर का देखिए, यहाँ होगा 16 एकम 16, तिरछी गुणा हो जाएगी 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9, यहाँ नीचे 16 एकम 16, यहाँ पे 16 एकम 16 और प्लस में यहाँ 9 एकम 9। ऊपर वाले बटे में 16, नीचे के बटे में 16 कैंसिल हो गया। ऊपर 16 में से 9 घटाइए, कितने बचेंगे? 7, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास में? 7 बटे 25
वो भी प्लस का है, तो ये है 7/25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का सही है। आप कैलकुलेशन छोटी कर सकते हैं, सरल भी कर सकते हैं, जैसे आप शॉर्टकट में यहाँ मान लगा के डायरेक्ट वर्क कर कीजिए, एलसीएम लेके जा डायरेक्ट हम इसमें यही लाइन यहाँ पहुंच सकते हैं, आप कर सकते हैं इस तरह से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया। कहा है कि कॉस है, यहाँ पे कॉस 60 का मान होता है, तो यहाँ डायरेक्ट मान होना चाहिए। कॉस 60 का मान क्या होता है? √3/2। पहला ही ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। ये मान किसका होता है? कॉस 45 का होता है। ये मान किसका होता है? सही, कॉस 30, सही है, सॉरी सॉरी, ये तो साइन 60 का मान होता है, गलती हो गई सर। ये है कॉस 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ये है कॉस 30 का मान, ये कॉस 30 का मान है, ये कॉस 45 का मान है, और ये हमारे पास कॉस 0 का मान है। वो साइन में चले गए, सॉरी इसके लिए, क्योंकि वो साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ऊपर है 1 + cot थीटा, नीचे है 1 + tan² थीटा, ऊपर cot² थीटा है, और इनमें से कौन सा मान चाहिए कि sec² थीटा या tan² थीटा, cos² थीटा या cot² थीटा। तो हम सूत्र जानते हैं, देखिए 1 + cot² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, और नीचे है 1 + tan² थीटा बराबर में होता है sec² थीटा। लगाते हैं, देखिए 1 + cot² थीटा क्या हो जाएगा? cos² थीटा, नीचे 1 + tan² थीटा हो जाएगा sec² थीटा। अब क्या होगा? हम जानते हैं कि cos² थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin² थीटा, और sec² थीटा क्या होता है? ये होता है 1/cos² थीटा। यहाँ लगा देते हैं, देखिए ऊपर लगेगा cos² थीटा की जगह 1/sin² थीटा, और नीचे sec² थीटा की जगह 1/cos² थीटा। ये कहाँ जाएगा? नीचे वाला बटे जाएगा ऊपर, ऊपर वाले का बटे आएगा नीचे, तो ये जाएगा, तो cos² थीटा की गुणा 1 से होगी तो हो जाएगा cos² थीटा एकम cos² थीटा, नीचे sin² थीटा की गुणा 1 से होगी तो sin² थीटा एकम sin² थीटा। और हम जानते हैं cos/sin क्या होता है? cot² लगाए तो हो जाएगा cot² थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cot² थीटा। अब चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है cot² थीटा में, तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास डी, cot² थीटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको 8 सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अच्छा लग गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया हुआ है कि यदि एलसीएम 35 है, ये 35 और ये 63 का जो दिया है 315 दिया हुआ है, एलसीएम जो है वो 315 है, और एचसीएफ क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, एचसीएफ निकालना है, तो फार्मूला होता है एचसीएफ बराबर पहली संख्या यानी 35 गुणे में दूसरी संख्या यानी 63 और बटे में लासा यानी 315। मासा निकालना है तो पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या आएगा आपका? मासा, वो लासा आएगा। अगर मासा निकालना है तो लासा नीचे आएगा, लासा निकालना है तो मासा नीचे आएगा। अब हम क्या करते हैं, काट देते हैं। यहाँ 5 से कट रहा है, देख लीजिए 5 × 7 = 35, 5 से काट लीजिए, 5 × 6 = 30 और 5 × 3 = 15। 63 से 63 पूरा पूरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है हमारे पास में? 7। तो 7 हमारा क्या हो गया? यहाँ पर मासा हो गया हमारे पास में 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ कहा है कि संख्याएं हैं 12, 15 और 21 का लासा निकालना है। इनमें से पूछ रहा है 60 है, 120 है, 210 है या 420 है। तो चलिए भाई इसका लासा निकालते हैं। 12, 15 और ये 21, 2 से काट लेते हैं, 2 × 6 = 12। ये 15 और 21 नहीं कटेगा, 2 से ऐसे लिखा रहेगा। फिर 2 से काट लीजिए, यहाँ पर 2 × 3 = 6, ये नहीं कटेंगे, दोनों ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ 3 से कट रहा है, 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। अब ये 5 से कटेगा और लास्ट में ये 7 से कटेगा, 7 से काट दीजिए। अब गुणा करते हैं, आसानी से कैसे हो जाएगा? देखो 5 की गुणा यहाँ कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तियाँ कितना हो गया? 60, 20 तियाँ 60 हो गया। और किससे गुणा करनी है? 7 से, तो यहाँ 7 से गुणा कर लीजिए। 0 का 0 और 7 छंग कितने हो गए? 42। तो 420 इसका क्या हो गया? हमारे पास में लासा हो गया। आप जैसे चाहे वैसे गुणा कर सकते हैं। देखो 7 पंजे 35,
35 दूनी 70 और 7 छंग 42, ये 6 हो गए, 3 दूनी 6, 7 छंग 42, 420। किसी तरह से आप गुणा करिए, आंसर आना चाहिए। जितनी जल्दी गुणा कर लेंगे उतना फायदा है। तो आंसर कौन सा होगा? 420। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। आशा करता हूं कि आपको ये 10 सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर कोई कमी दिखी हो इन 10 सवालों में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में सुधार कर सकूं, या मेंशन कर दूंगा आपको कि क्या कमी थी, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बढ़ते हैं अगले 10 प्रश्नों की ओर, यानी 11वां प्रश्न। जिस प्रकार दिया गया है, कहा है कि √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। एक अपरमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, एक पूर्णांक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। हम बताते देखो, ये भी एक अपरमेय है, ये भी अपरमेय। अपरमेय अपरमेय गुणा करके आता तो अपरमेय है, यानी ऑप्शन नंबर तो आएगा हमारा ए सही। लेकिन फिर भी करके दिखा रहे हैं गुणा। हम देखो √2 की गुणा कर रहे हैं किससे? 2 माइनस √2 से। चलिए यहाँ गुणा करते हैं, इसकी और इसकी। यहाँ 2 की गुणा करेंगे √2 से तो 2 √2, और माइनस √2 की गुणा जब √2 से करेंगे, हम जानते हैं √2 की गुणा √2 से करेंगे तो इसका वर्ग लग जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2। देखिए ये भी क्या है, अगर 2 कॉमन लेना चाह रहे हैं हम तो क्या बचेगा? √2 और माइनस 2 × 2। ये भी क्या है? अपर में है, तो अपर में आएगी। हर बार में ये अपर में नहीं आ सकती। जैसे मान लीजिए 2 अपर में संख्याओं की गुणा करेंगे तो अपर में आएगा, ये जरूरी नहीं है, वो पर में भी हो सकता है और अपर में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की जब गुणा हो रही है तो वो सदैव अपर में ही आएगा। अगर एक अपर में, मतलब 2 अपर में जुड़ रही हैं तब भी अपर में आएगी, 2 अपर में घट रही हैं तब भी अपर में आएगी। लेकिन गुणा भाग हो रही है तो पर में भी आ सकती है और अपर में भी आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ दिया है कि बिंदु दिए हुए हैं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी है 4, 2, 2 √2 या √2। तो हम बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं। पहला बिंदु ले लिया हमने x1/1, दूसरा बिंदु ले लिया हमने x2/2, और बीच की दूरी यानी d का सूत्र जो है हमारे पास वो ये है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान लगा देते हैं। √x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2 का वर्ग प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 का वर्ग। डी बराबर 4 में से 2 गया तो 2 का वर्ग प्लस -3 में से 1 गया तो -2 का वर्ग। वर्ग कभी ऋणात्मक होता नहीं है, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4। 4 और 4 कितना हो गया? 8। 8 को हम ले सकते हैं 4 दूनी 8। अगर 4 अंडर में है तो 4 किसका वर्ग होता है? तो 2 का बाहर आ जाएगा, तो ये 4 का 2 बाहर आएगा, लेकिन अंडर के अंदर क्या रह जाएगा हमारा? ये वाला 2 अंडर के अंदर रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारे पास में? सी सही है, 2 √2। ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया है। यहाँ कह रहा है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, इसमें केंद्र है हमारे पास में O, और जो त्रिज्या तो रखिए P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए स्पर्श कर रहा है P बिंदु पर, ये P है, इसकी त्रिज्या है हमारे पास में R बराबर 5 सेंटीमीटर, और O से कहीं पर दूर बिंदु है एक हमारे पास Q, इसकी दूरी जो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये हो गई, ठीक। P बिंदु पर स्पर्श करता है तो PQ, ये PQ जो है वो एक ये रेखा है, यहाँ से ये PQ देखो लिखा हुआ है PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है। PQ स्पर्श रेखा, हाँ स्पर्श रेखा, PQ तो स्पर्श रेखा है, ठीक है। PQ जो है क्या है? वो स्पर्श रेखा, सॉरी। ये देखिए अर्धवृत्त में कोण 90 डिग्री का होता है, और यहाँ जानते हैं हम त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है, 90 डिग्री कोण हो गया। हमें निकालना है PQ की लंबाई। ये PQ की लंबाई चाहिए, 90 के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। ये हमेशा याद रखना, 90 के सामने वाली कहलाती है कर्ण। ये है और ये है, एक को लंब मानेंगे तो इसको आधार मानेंगे, तो इसको हमने मान लिया आधार। PQ निकालना है, और ये क्या है हमारे पास? लंब। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे और PQ का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो क्या निकालना है हमारे लिए? आधार। तो हम जानते हैं आधार
का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग। हमारे पास आधार है क्या, जो माना है हमने आधार, आधार है हमारे पास पी क्यू, तो यहां लिखेंगे हम पी क्यू का वर्ग बराबर कर्ण कितना है, कर्ण हमें दे रखा है कितना 12, यहाँ लिखेंगे 12 का वर्ग माइनस लंब कितना है, त्रिज्या है हमारे पास लंब, तो यानी कि 5 का वर्ग, तो पी क्यू का वर्ग बराबर 12 का वर्ग कितना होता है 144, 5 का वर्ग कितना होता है 5 25। चलिए यहाँ घटाते हैं, तो यहाँ हासिल जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे 9, और यहाँ बचा हमारे पास 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, और यहाँ 1, यहाँ से स्क्वायर हटाइए अंडर रूट लगाइए, तो पी क्यू से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा 119, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर आ गया हमारे पास में वो कितना है, एक अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर, यही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इस 13वें प्रश्न का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दे रखा है। देखो यहाँ है चित्र डीई समांतर है किसके, बीसी के, तो डीई ये है समांतर किसके है, बीसी के, ठीक। यदि एडी है हमारे पास में 3, एडी ये है 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। आगे डीई, डी डीई सॉरी डीई ये है, डीई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। तथा डीबी, डीबी डीबी यानी ये डीबी कितनी है 1.5, 1.5, तो डीबी है 1.5 सेंटीमीटर। आगे बीसी पूछ रहा है, बीसी यानी यही लंबाई पूछ रहा है कितनी है, यही लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। तो इसमें थेस प्रमेय लगा सकते हैं आप, या समरूप त्रिभुज की प्रमेय से। अब देखिए क्या है, ये छोटा त्रिभुज है तो इसकी याली भुजा बटे याली भुजा, तो ये बड़ी भुजा के साथ में याली भुजा आएगी, तो बड़ी भुजा क्या है हमारी ए बी कितनी है, देखो ए बी जो हमारी होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 3 और 1.45 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है पूरी पूरी ए से लेकर बी तक, और ये हमारी ए बी है। तो ध्यान दीजिएगा समरूप त्रिभुज की प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, वो होगा ए डी और बटे में आएगा डीई, तो ए डी बटे में डीई। इधर क्या आएगा देखिए बड़ी भुजा वाली, बड़ी भुजा ए बी और बटे में नीचे वाली बी सी, तो ए बी बटे में क्या आएगा बी सी। चलिए मान लगाते हैं ए डी कितना, ए डी है 3, ऊपर लिखेंगे 3, नीचे क्या है डीई कितना है 4, 4 बराबर ए बी, बताइए ए से बी पूरा कितना है 4.5, 4.5, नीचे बी सी कितना है हमारे पास, ये ज्ञात करना है बी सी। तो क्या करते हैं देखिए, तो तिरछी गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे बी सी और बराबर में यहाँ गुणे में है 4.5 और गुणे में यह है 4। अब 3 गुणे में बटे में लेके आएंगे तो यहाँ 3 काट देंगे, 3 से काट देंगे इसको, देखो 3 एकम 3, दशमलव का दशमलव और 3 और यहाँ चला गया 3 पंजे 15 और 1.5 वैसे होता है 1.5 तिया कितना 4.5, तो बीसी बराबर इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 15 की गुणा होगी 15 चौको 60, लेकिन दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद लग जाएगा, तो 6.0 सेंटीमीटर, या हम इसे केवल लिख सकते हैं बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, चाहे 6.0 लिखे चाहे 6 सेंटीमीटर लिखे, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, यहाँ 9 नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 6 सेंटीमीटर। तो याद रखना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करना है सवाल ताकि गलतियां ना हो, क्योंकि हर एक नंबर बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए, जो इस प्रकार दिया है। देखिए कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो आर बराबर लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण दिया हुआ है, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, चलिए भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगाते हैं। क्या होता है सूत्र, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री और बटे में 360। देखिए सभी में पाई 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 है तो पाई के मान लगाने की जरूरत नहीं, पाई ऐसी रहेगा, केवल आर का मान लगा लिया, आर का मान कितना है 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 का वर्ग, ठीक। तो यहाँ देखिए 0 से 0 काट दीजिए और 6 से काट दिए, 6 कम 6, 6 छंग 36, तो ऊपर कितना है हमारे पास 1 बटे में कितना है 6, गुणे में यहाँ है पाई और इधर गुणे में कितना हो गया 6 छंग 36,
इस 6 से इसे 6 काट दिए, 6 छंग 36, तो 6 कम 6 पाई, तो ये हो गया 6 पाई। और क्षेत्रफल कायम होता है स्क्वायर में होता है, सब में देखो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए और चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट के साथ देखते रहिए। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारे बाद में सवाल देख सकते हैं। और ये याद रखिएगा, अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त जो घनाभ है का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले तो यार ना भुजा जो है कितनी दे रखी है 10, इसके कितने घन है 2 घन, 2 घन को हटा दिया जाए। देखिए मैं बना रहा हूँ, समझते रहिएगा। एक घन हमारे पास ये है, घन की सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये 10 लंबाई है, 10 चौड़ाई है और 10 ही इसकी ऊंचाई है। ठीक, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इसी की तो एक और इसके साथ में चिपका दिया गया। जब चिपका दिया गया तो उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक और घन बनाएंगे इसी में ही, इसको भी आगे बढ़ा लीजिए। एक हमारा घन और इसमें आ गया, तो इसकी भी लंबाई वही होगी 10, चौड़ाई भी इसकी होगी 10 और ऊंचाई भी इसकी होगी, तो कितनी 10। तो ये कह रहा है अब इसका जो घनाभ बन गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो लंबाई ये दोनों बढ़ गई। देखो ये 10 यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और ये 10 यहाँ से यहाँ तक है। तो जो लंबाई हो गई है हमारी वो हो गई कितनी, 10 + 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। लंबाई तो हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर। ठीक, इधर चौड़ाई कितनी है 10, इधर चौड़ाई कितनी है 10, यानी चौड़ाई तो हमारी पास b बराबर तो 10 ही है। ठीक, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है देखिए, इधर भी ऊंचाई 10 है, इधर भी ऊंचाई 10 है, तो ऊंचाई तो हमारी हो गई 10। यहाँ पे याद रखने, यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो यहाँ लिखते हैं। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सूत्र हम जानते हैं, 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे और लंबाई। ठीक, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। चलिए मान लगा देते हैं। देखो लंबाई कितनी है 20 गुणे में चौड़ाई कितनी है 10 प्लस चौड़ाई है 10, ऊंचाई भी है 10 प्लस ऊंचाई 10 और लंबाई कितनी हो गई है 20। ये यहाँ हो गया। अब चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 2 से, 2 एकम 2 और 2 जीरो, यानी 20 धाम 200 प्लस 10 धाम 100 प्लस 20 धाम 200, 200 200 400 और कितने हो गए 100 500, ये हो गए 500। 500 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। और ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की घात 2 लगा दीजिए, सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, 1000 सेंटीमीटर की घात 2। तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल क्लियर हुआ होगा, अच्छा लग रहा होगा आपके लिए। बार बार कह रहा हूँ इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, नया चैनल है तो थोड़ा जो है हम भी चाहते हैं, देखो हर व्यक्ति चाहता है कि आगे बढ़े, तो हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपका सहयोग रहेगा तो जरूर एक दिन आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 17वां सवाल है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x के शून्यक होंगे। पहला ए बी सी दिया हुआ है, तो इसमें देखिए बटे बटे मान दिए हुए हैं। या तो आप इनमें से कोई भी मान लगा के देखेंगे तो समय लगेगा आपके लिए, तो क्या कर देते फटाफट जो है गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 6x², फिर लिखेंगे 7x माइनस के, फिर लिखेंगे -3 और बराबर में हम लगा देंगे 0। अब गुणा कर लेंगे। देखिए 6 3 18, तो 6 3 18, 18 को तोड़ना है कि 7 लेके आना है, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 - 2 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। यानी इस 7 की जगह पर 9 - 2 लिखेंगे। देखिए 6x² माइनस ब्रैकेट में इस 7 की जगह लिखिए 9 - 2 और साथ में हमारे पास क्या है x - 3 बराबर 0। तो यह है 6x² और माइनस में 9x और माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस के 3 बराबर 0। इन दोनों में देखो 3x कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है कुछ नहीं, तो एक कॉमन लेंगे। तो यहाँ हम कॉमन लेते हैं 3x। जैसे हमने 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3 दूनी 6x और माइनस के 3 3 9। ठीक है, यहाँ से हमने जब कॉमन लिया 3 3 दूनी 6,
एक्स की आती है कम हो गई, माइनस के 3 3 9, एक्स बाहर आ गया, प्लस यहाँ कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो एक आएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। देखिए इन दोनों में कॉमन आ गया 2x माइनस 3, और दूसरी ब्रैकेट में कितना आया हमारे पास में 3x, और प्लस में हमारे पास 1 बराबर 0। ये पहला मान है और ये दूसरा मान है। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास में 2x माइनस 3 बराबर 0, ये 3 माइनस का उधर आगे प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर 3, और ये 2 गुणे में काय में आएगा, बटे में आएगा, तो 3/2। और ये दूसरा वाला ही मान देख लेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये 1 माइनस प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 3 गुणे में है तो काय में आ जाएंगे, बटे में हो जाएंगे, माइनस का 1/3। अब देखना है कि 2/3 प्लस का और 1/3 माइनस का कौन से ऑप्शन में है। यहाँ माइनस के 3/2 है तो काट दीजिए, यहाँ 3/3 ही कह रहा है तो ये भी हटा दीजिए, माइनस वो प्लस के 3/2, प्लस के 3/2 और माइनस के 1/3, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप मान लगा के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मान बटे में दे रहे थे इसलिए मैंने कहा कि गुणनफल कर लेंगे उससे जल्दी इतनी मान लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18वें की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म है 4/3x प्लस के 2y बराबर में 8 और 2x प्लस के 3y बराबर 12 के हलों की संख्या पूछ रहा है कि अद्वितीय हल है, एक हल है या अनेकों हल है। तो क्या होता है, सबसे पहले इसकी तुलना कर लेंगे रैखिक समीकरण से। कौन से देखिए यहाँ पर लिखा है 4/3x और प्लस के 2y, और ये 8 प्लस के इधर आगे काय के लिखेंगे, माइनस के, यहाँ पे 8 माइनस के लिखेंगे बराबर 0। तुलना क्या होती है, पहला रैखिक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये a1 का मान है, ये b1 का मान है, ये c1 का मान है। दूसरा समीकरण है ये 12 जो प्लस का इधर ले आइए काय का हो जाएगा, माइनस का, तो 2x प्लस के 3y और माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ तुलना कर लेते हैं 2 से, a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से। a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान -12। a2 बराबर वो तो लिख लेंगे सीधे डायरेक्ट। अब तुलना करनी है कैसे, सूत्र होता है हमारे पास में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अभी पता चल जाएगा कि कौन सा है। a1 का मान लगाइए 4/3 बटे में a2 का मान लगाइए 2, ऊपर वाला बटे कहाँ आएगा, नीचे, बराबर b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 3 बराबर में, c1 का मान है -8, c2 का मान कितना है -12। यहाँ माइनस से माइनस काट दिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यहाँ ऊपर से नीचे आ जाएगा 4 बटे में 3 गुणा 2, 2 से काट लेंगे 2 दूनी 4। यहाँ कितना है 2/3, यहाँ कितना है 2/3। देखिए यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। जब तीनों मान बराबर आ जाते हैं, याद रखना, तो रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती का मतलब एक ही रेखा होती है, एक के ऊपर दूसरी होती है, अर्थात इसके अनेकों हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। इसके लिए कंडीशन होती है, ध्यान दीजिएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर में c1/c2 अगर आ जाता है तो उसके लिए अनंत हल होते हैं। एक हल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, और कोई हल नहीं, ये तो होता ही नहीं दो हल वाला, कोई हल कम नहीं होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है c1/c2, और ये रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। याद रखना, ये कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ये कैसी होती है, संपाती, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है। और ये कैसे होते हैं, ये रेखाएं होती हैं क्रॉस रेखाएं, जो किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रक्षेद करती हैं। एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया हुआ है। कह रहा है द्विघात समीकरण है 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4, विभीकृत का सूत्र चाहिए। विभीकृत के लिए हम पहले द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं, वो होती है ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। तो c का मान 4, b का मान माइनस के साथ यहाँ से लेकर आएगा 4√3 और a का मान है 3। विभीकृत का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये विभीकृत का सूत्र है। तो मान लगा देते हैं, देखो b का मान है माइनस के 4√3, माइनस 4√3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 3 गुणे c का मान कितना है, c का मान है 4। देखिए
वर्ग करना है, माइनस का वर्ग प्लस में होता है, 4 का वर्ग 4 चौक 16, √3 का वर्ग 3, तो यहाँ गुणे में लिखा है 3, ये 3 आ गया, 4 का वर्ग 4 चौक 16, √3 का वर्ग 3 माइनस 4 चौक 16 और 16 तिया 48। और यहाँ देखिए 16 तिया 48, 48 में से जब 48 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब विवेक का मान कितना है, 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बाद में प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न के लिए इस वीडियो में, फिर जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है 3 और कॉमा 3 प्लस √2 कॉमा 3 प्लस 2 √2 कॉमा 3 प्लस 3 √2 का सार्व अंतर पूछ रहा है। तो पहला पद होता है ये A1, दूसरा पद होता है ये A2 सॉरी, सार्व अंतर को नोट करते हैं D से, जो होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, 3 √2 3 प्लस √2, ये तो है A2 का मान, माइनस माइनस A1 का मान कितना है, वो है 3, तो 3 माइनस का 3 प्लस का कैंसिल हो गया, तो D बराबर कितना है हमारे पास, √2। तो इसमें सार अंतर कितना है हमारे पास, केवल √2 है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सही है D। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।